आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जो जो अक्सर बड़ी बड़ी लड़ाइयों के शोर में कहीं दब सा जाता है। सोचिए, असहयोग आंदोलन जैसा एक इतना बड़ा राष्ट्रीय अभियान वो थम गया है। गांधी जी जेल में हैं और पूरे देश में एक अजीब सी खामोशी है। अब क्या करें? इसी एक सवाल ने कांग्रेस को दो फाड़ कर दिया। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसी दुविधा की कहानी बताते हैं। एक गुट था जो कहता था कि चलो चुनाव लड़ते हैं और जिस ब्रिटिश सिस्टम से लड़ रहे हैं उसी के अंदर घुसकर उसे खोखला करते हैं। और दूसरा गुट था जो कहता था नहीं, राजनीति से दूर रहो और चुपचाप गांव-गांव जाकर देश को अगले बड़े आंदोलन के लिए तैयार करो। तो इन्हीं दो समूहों, स्वराजवादियों और नो चेंजर्स के बीच की इस खींचतान को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये दो एकदम अलग-अलग रास्ते थे या फिर एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो तरीके? चलिए इस दिलचस्प राजनीतिक प्रयोग की परतों को खोलते हैं। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि कोई पार्टी चुनाव लड़कर उस सिस्टम में क्यों जाना चाहेगी जिसे वो जड़ से उखाड़ना चाहती है। ये तो एक तरह का विरोधाभास लगता है ना। स्वराजवादियों का असल में प्लान क्या था? क्या वे सच में मानते थे कि वो अंदर जाके कुछ बदल पाएंगे? उनका तर्क बड़ा सीधा था। वे कहते थे कि असहयोग आंदोलन के बाद जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया है उसे भरना जरूरी है, वरना जनता का जोश बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा। उनका प्लान एंड और मेंड का नहीं था, मतलब या तो खत्म करो या सुधारो वाला नहीं। उनका मकसद था परिषदों के काम में लगातार बाधा डालना। वे अंदर जाकर ये साबित करना चाहते थे कि ये परिषदें बस एक दिखावा है और भारतीयों के लिए इनमें कोई असली शक्ति है ही नहीं। मतलब उनका आइडिया था कि सिस्टम का हिस्सा बनकर उसे जैम कर देना। हाँ, एक तरह का नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम विद इन। सुनने में तो बड़ा रेडिकल लगता है, पर क्या ये सिर्फ एक आइडिया ही था या वे सच में कुछ कर पाए? उन्होंने उम्मीद से ज्यादा कर दिखाया। शुरुआत में कई लोगों को शक था, लेकिन 1923 के चुनावों में उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 चुनी हुई सीटों में से 42 सीटें उन्होंने जीती। अरे वाह! हाँ, इससे उन्हें एक मजबूत आवाज मिली और उन्होंने इस आवाज का भरपूर इस्तेमाल किया। वे सरकार के बजट को बार बार नामंजूर करते, दमनकारी कानूनों का विरोध करते और अपने भाषणों से पूरे देश का ध्यान खींचते थे। कमाल की बात तो यह है कि जिस सिस्टम को वो खोखला साबित करने गए थे, उसी के नियमों का इस्तेमाल करके उन्होंने एक ऐसे बिल को रोक दिया जो आम लोगों की आज़ादी छीन सकता था। 1928 का पब्लिक सेफ्टी बिल, ये उनकी सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जाती है। बिल्कुल, और ये जीत कोई छोटी नहीं थी। उस समय सरकार रूस से आ रहे समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारों से बहुत डरी हुई थी। उससे लगता था कि विदेशी एजेंट भारत में मजदूर आंदोलन को भड़का रहे हैं। तो ये बिल सरकार को किसी भी संदिग्ध विदेशी को बिना मुकदमा चलाए देश से निकालने की शक्ति देता। स्वराजवादियों ने इसे नागरिक अधिकारों पर हमला बताया और सदन में इसे एक वोट से हरा दिया। सिर्फ एक वोट से? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक संदेश था कि भारतीय अब चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सिर्फ विरोधी नहीं, उन्होंने कुछ बहुत ही रचनात्मक काम भी किया। जैसा कि इन दस्तावेजों से पता चलता है, 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर चुना जाना एक मास्टर स्ट्रोक था। हाँ, ये एक शानदार राजनीतिक दांव था। विट्ठल भाई पटेल ने स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर ये दिखाया कि भारतीय भी पूरी निष्पक्षता और काबिलियत से संसदीय प्रक्रियाओं को चला सकते हैं। उन्होंने सदन में बहस के स्तर को ऊपर उठाया और कई बार सरकारी पक्ष को नियमों के तहत चुप कराया। उन्होंने एक परंपरा शुरू की जिससे स्पीकर की भूमिका की गरिमा बढ़ी। तो एक तरफ वे सरकार के काम में अड़ंगा डाल रहे थे और दूसरी तरफ ये भी साबित कर रहे थे कि मौका मिले तो भारतीय जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ राजनीतिक दबाव, दूसरी तरफ रचनात्मक योगदान, और सबसे बढ़कर उन्होंने उस दौर में राष्ट्रीय आंदोलन की लौ को जलाए रखा जब बाहर सब कुछ शांत था। यही उनका सबसे बड़ा योगदान था। देखिए, जब एक जन आंदोलन ठंडा पड़ता है तो निराशा का माहौल बन जाता है। स्वराजवादियों ने अपने भाषणों, अपनी बहसों और अपनी छोटी छोटी जीतों से लोगों में ये उम्मीद जगाए रखी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने स्वशासन, नागरिक स्वतंत्रता और भारत के औद्योगिकरण जैसे मुद्दों को लगातार चर्चा में बनाए रखा। ये सब सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है। ऐसा लगता है कि उनकी रणनीति पूरी तरह सफल रही। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? क्योंकि हम जानते हैं कि स्वराज पार्टी लंबे समय तक तो नहीं चली। यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। उनकी सफलता ही कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलों का कारण बनी। जब आप व्यवस्था के अंदर काम करते हैं तो व्यवस्था भी आप पर अपना असर डालती है।
सरकार ने अपनी फूट डालो और राज करो की पुरानी नीति का इस्तेमाल किया। उसने स्वराजवादियों को कमिटियों में पद और दूसरे प्रलोभन देने शुरू किए। इससे पार्टी के भीतर ही मतभेद पैदा होने लगे। तो क्या पार्टी में सभी लोग इस सिर्फ बाधा डालने की रणनीति से सहमत थे? क्योंकि अक्सर जब सत्ता करीब दिखती है तो कुछ लोग सहयोग की बात करने लगते हैं। क्या स्वराजवादियों के साथ भी ऐसा हुआ? बिल्कुल यही हुआ। पार्टी के भीतर एक गुट उभर कर आया जिन्हें रिस्पॉन्सिविस्ट या प्रत्युत्तरवादी कहा गया। इनमें लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और एनसी केलकर जैसे बड़े नेता थे। उनका मानना था कि हर समय सिर्फ विरोध करने से कुछ हासिल नहीं होगा। जहां सरकार सहयोग करे वहां हमें भी सहयोग करना चाहिए और पद स्वीकार कर लेने चाहिए ताकि हम हिंदुओं के हितों की रक्षा कर सकें। अच्छा, तो यहाँ हिंदू हितों का एंगल भी आ गया। हमारे स्रोत बताते हैं कि उस दौर में देश में सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ रहा था। हाँ, और इसी ने आग में घी का काम किया। 1920 के दशक में देश भर में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। इसका असर राजनीति पर भी पड़ा। रिस्पॉन्सिविस्ट गुट ने मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वे मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं और हिंदू विरोधी हैं। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और दूसरे सांप्रदायिक मुस्लिम नेता स्वराजवादियों पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा रहे थे। मतलब पार्टी दोनों तरफ से पिस रही थी। और इसी बीच 1925 में सीआर दास की मृत्यु हो गई, जो पार्टी के सबसे बड़े नेता और एकता के सूत्र थे। इसका कितना बड़ा असर पड़ा? ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। सीआर दास का कद बहुत ऊंचा था और वे बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े पैरोकार थे। उनके जाने के बाद पार्टी की भीतरी लड़ाई खुलकर सामने आ गई। बंगाल में पार्टी ने एक बड़ी गलती भी की। जब वहां काश्तकारों मतलब टेनेंट्स के अधिकारों का सवाल आया तो पार्टी ने जमींदारों का साथ दिया। अच्छा। ज्यादातर काश्तकार मुस्लिम थे और जमींदार हिंदू। इस एक कदम ने बंगाल में पार्टी का मुस्लिम आधार लगभग खत्म कर दिया। तो मतलब पार्टी अपनी अंदरूनी लड़ाई, सांप्रदायिक राजनीति के दबाव और नेतृत्व की कमी की वजह से बिखरने लगी। अंततः यही हुआ। मार्च 1926 तक मोतीलाल नेहरू इतने निराश हो चुके थे कि उन्होंने खुद विधानमंडल से वॉकआउट कर दिया। 1926 के चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। केंद्र में उन्हें कुछ सीटें मिली, लेकिन संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब जैसे राज्यों में वे बुरी तरह हार गए। और 1930 में जब कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल बजाया, तो स्वराजवादियों ने खुद ही परिषदों का बहिष्कार कर दिया। हाँ, और वापस जन आंदोलन के रास्ते पर आ गए। उनका प्रयोग एक तरह से खत्म हो गया। ठीक है, तो एक तरफ तो ये सब परिषदों में चल रहा था, शोर शराबा, बहसें, राजनैतिक दांव-पेंच। लेकिन कांग्रेस का एक दूसरा धड़ा था जो इस सब से दूर बिल्कुल खामोशी से जमीन पर कुछ और ही कर रहा था। उन्हें नो चेंजर्स कहा गया। उनका क्या नजरिया था? नो चेंजर्स का नेतृत्व सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी जैसे गांधीवादी नेता कर रहे थे। उनका मानना था कि असली भारत गांवों में बसता है और असली लड़ाई चुनाव लड़कर नहीं बल्कि जनता को संगठित करके ही जीती जा सकती है। वे गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम पर काम कर रहे थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी होनी चाहिए। ये रचनात्मक कार्यक्रम सुनने में थोड़ा अस्पष्ट सा लगता है। जमीन पर इसका मतलब क्या था? वे लोग असल में कर क्या रहे थे? वे देश भर में आश्रम बना रहे थे जो एक तरह से सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र थे। इन आश्रमों से जुड़े कार्यकर्ता गांवों में जाते थे, खासकर आदिवासियों और दलितों के बीच, और उन्हें संगठित करते थे। गुजरात का बारडोली सत्याग्रह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसकी पूरी नींव इसी रचनात्मक काम ने तैयार की थी। वो चरखे और खादी को लोकप्रिय बना रहे थे, जो सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध का प्रतीक था। और शिक्षा और सामाजिक सुधार पर भी उनका काफी जोर था, है ना? हाँ, उन्होंने सैकड़ों राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज स्थापित किए ताकि युवाओं को ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के असर से बचाया जा सके और उन्हें राष्ट्रवादी विचारों से जोड़ा जा सके। इसके अलावा वे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने और शराबबंदी के लिए अभियान चला रहे थे। उनका काम धीमा था, ग्लैमरस नहीं था, लेकिन वो चुपचाप देश की जड़ें मजबूत कर रहे थे। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो वे एक तरह से अगले बड़े जन आंदोलन के लिए सेना तैयार कर रहे थे। आपने बिल्कुल सही समझा।
1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो उसकी रीढ़ की हड्डी यही रचनात्मक कार्यकर्ता थे। उनके पास पूरे देश में कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षित और अनुशासित नेटवर्क था। उन्हें पता था कि जनता को कैसे संगठित करना है, संदेश कैसे फैलाना है और मुश्किल समय में आंदोलन को कैसे बनाए रखना है। स्वराजवादी जहां ऊपर से राजनीतिक दबाव बना रहे हैं, वहीं नो चेंजर्स नीचे से आंदोलन की नींव खोद रहे थे। पर ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या ये वाकई उतना असरदार था? क्योंकि स्रोत एक बहुत ही संतुलित तस्वीर पेश करते हैं और दोनों ही तरीकों की कुछ बड़ी कमजोरियों की तरफ भी इशारा करते हैं। एक स्तर पर ये बहुत जरूरी काम था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं थीं। स्वराजवादियों की सबसे बड़ी आलोचना ये है कि वे अपनी संसदीय लड़ाई को जनता के संघर्ष से नहीं जोड़ पाए। उनका काम दिल्ली और प्रांतीय राजधानियों तक ही सीमित रह गया। वे अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए अखबारों पर निर्भर थे, लेकिन आम जनता से उनका सीधा संपर्क वो टूट गया। और धीरे धीरे उनमें से कुछ लोग सत्ता के विशेषाधिकारों और सुविधाओं के आदी होने लगे, जो उनके मूल बाधा डालने के उद्देश्य के खिलाफ था। मतलब एक क्रांतिकारी से ज्यादा सांसद बन गए। और नो चेंजेस के काम में क्या कमियां थीं? उनका काम तो सीधे जनता से जुड़ा था, उसे तो सफल होना चाहिए था। उनका काम महत्वपूर्ण था, लेकिन उसका दायरा सीमित था। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा का फायदा ज्यादातर शहरों के मध्यम वर्ग और अमीर किसानों के बच्चों को ही मिला। गरीब और दलितों तक ये शिक्षा नहीं पहुंच पाई। खादी का भी यही हाल था। वो मिलों में बने विदेशी कपड़े से महंगी पड़ती थी। हाँ, ये तो है। तो गरीबों के लिए उसे अपनाना बहुत मुश्किल था। ये एक शक्तिशाली प्रतीक जरूर था, लेकिन आर्थिक रूप से अव्यवहारिक था। और छुआछूत के खिलाफ जो अभियान था, उसके बारे में भी स्रोत कुछ आलोचनात्मक बातें कहते हैं। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। नो चेंजर्स ने छुआछूत को एक सामाजिक और धार्मिक बुराई के रूप में उठाया, जो कि सही था। लेकिन उन्होंने इस सवाल के आर्थिक पहलू को नजरअंदाज कर दिया। मतलब उस समय ज्यादातर अछूत भूमिहीन मजदूर थे और उनकी गरीबी उनकी सामाजिक स्थिति से जुड़ी हुई थी। उनके आर्थिक अधिकारों जैसे जमीन का मालिकाना हक या बेहतर मजदूरी के लिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाया गया। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना सिर्फ सामाजिक सुधार की बातें अधूरी रह जाती हैं। तो अब हमारे पास एक पूरी तस्वीर है। दो रास्ते, दोनों की अपनी अपनी ताकतें और अपनी अपनी कमजोरियां। स्वराजवादियों ने राजनीतिक मंच को जिंदा रखा, लेकिन जनता से दूर हो गए। नो चेंजर्स ने जनता की नींव मजबूत की, लेकिन उनके सामाजिक आर्थिक सुधारों का दायरा वो सीमित था। तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कोई एक सीधी सरल कहानी नहीं थी। ये प्रयोगों, बहसों, सफलताओं और विफलताओं से भरा एक बहुत ही जटिल सफर था। स्वराजवादी और नो चेंजर्स वे इसी जटिलता के प्रतीक हैं। कोई एक रास्ता पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं था। दोनों ने उस दौर की जरूरतों के हिसाब से अपनी अपनी भूमिका निभाई। और जो सबसे दिलचस्प बात इन स्रोतों से निकल कर आती है, वो ये है कि तमाम मतभेदों और बहसों के बावजूद इन दोनों गुटों के बीच एक दूसरे के लिए सम्मान बना रहा। उन्होंने एक दूसरे को दुश्मन नहीं माना। बिल्कुल। गांधी जी ने भी जो परिषदों में जाने के सख्त खिलाफ थे, स्वराजवादियों को कांग्रेस के ही एक हिस्से के रूप में काम करने की पूरी आज़ादी दी। और जब 1930 में फिर से बड़े जनसंघर्ष का समय आया, तो सारे स्वराजवादी अपनी सीटें छोड़कर वापस सड़क पर उतर आए। ये दिखाता है कि लक्ष्य को लेकर वे सब एक थे, भले ही रास्ते अलग अलग हों। एक ने राजनीतिक शून्य को भरा, तो दूसरे ने अगले आंदोलन के लिए जमीन तैयार की। शायद दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सोचते हुए ये पूरी चर्चा एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। स्रोत बताते हैं कि स्वराजवादी अपनी संसदीय लड़ाई को बाहर के जनसंघर्ष के साथ जोड़ने में नाकाम रहे। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। किसी भी बड़े सामाजिक या राजनीतिक बदलाव के लिए व्यवस्था के भीतर काम करने और बाहर से दबाव बनाने के बीच वो सही संतुलन क्या है? क्या एक तरीका कभी दूसरे के बिना सच में पूरी तरह कामयाब हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर में भी प्रासंगिक था और आज भी है।